कश्मीर कभी मुद्दा नहीं था और ना तो आगे होगा। मुद्दा आइडियोलॉजी है। ये जो प्लानिंग हुई है ये 3 लोगों की तरफ से हुई है। एक तो जो DGISI है, जनरल मलिक उनका नाम है, दूसरा उनके सेनाध्यक्ष और आसिम मुनीर, और तीसरा जो है क्योंकि जब इन दोनों ने अपनी प्लान बनाई तो फाइनल इजाजत उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से ली। शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल है। एक वर्ग कह रहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और दूसरा वर्ग ये बोल रहा था कि उन्होंने धर्म पूछकर मारी, इसलिए इस्लाम से उसको जोड़कर देख रहे थे। मैं मानता हूँ जब टेररिज्म में फर्ज करो कोई धर्म नहीं है, लेकिन टेररिज्म का मकसद क्या है? अगर कोई अपना मकसद ये चाहता है कि हम टेररिज्म के साथ पूरे विश्व में इस्लाम लाना चाहते हैं, वो इस्लामिक टेररिज्म है, इस्लाम का टेररिज्म का धर्म है। जब 26/11 का हमला हुआ था वो भारत के हृदय के ऊपर चोट मारी, वो भारत की इकोनॉमी को गिराना चाहते थे। ये पहली बार उन्होंने भारत की आत्मा के ऊपर हमला किया है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या लगते हैं इसके पीछे? एक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। मिलिट्री एक्शन होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कब होगा ये। क्या ये एक्शन आज होगा, कल होगा, 1 हफ्ते के बाद होगा, 1 महीने के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा? बिलावल भुट्टो सेज कि खून बहेगा या पानी। इंटरनली उनके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बलूचीज जो हैं वो वैसे ही आज़ादी चाहते हैं, वो उठ पड़ेंगे। पश्तून चाहेंगे अफगानिस्तान के साथ मिलने के लिए। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग वैसे ही दुखी हैं। तो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर वो युद्ध के रास्ते पे गया तो। क्या पाकिस्तान को 2 देशों से सपोर्ट मिलेगा? एक चीन से मिलेगा। एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अलावा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छिड़ी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नैरेटिव से चलती है और ये नैरेटिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। एक तरफ से जो भारत के अंदर, भारत को मैं समझता हूँ इसके काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर में ही हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार की नैरेटिव चला रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने टेररिस्ट अटैक नहीं लिखा, मिलिटेंट अटैक लिखा। तो ये जो ग्लोबल नैरेटिव सेटिंग है इसको भारत कैसे काउंटर करे? ये जो पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बेची उसके लिए टेररिस्ट पाले, लेकिन पैसा लेके पाले। कि लड़ाई जो है, अगर आप ब्रिटेन का मिसाल लो, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ वो लड़ते थे, वो तो 100 साल तक चलती रही। नमस्कार, मैं गोविंदराज, स्वागत है आपका आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। पिछले दिनों पहलगाम में टूरिस्टों पर एक दर्दनाक अटैक के बाद बदले की भावना दौड़ रही है। सब लोग चाह रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, इन सारी चीज़ों पर क्या भारत की स्ट्रेटजी रहने वाली है। एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर छिड़ चुका है, नैरेटिव बनाई जा रही है। ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या होंगे, अमेरिका, USA, चीन का क्या सपोर्ट होने वाला है भारत का, पाकिस्तान का, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया फाउंडेशन डायरेक्टर और रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच सर। स्वागत है सर आपके। धन्यवाद सर। पिछले दिनों जो अटैक हुआ, डेडली अटैक भारत के 26 टूरिस्टों पर, उसको लेकर क्या भारत की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? और भारत ने जो अभी एक्शन लिए, सिंधु जल समझौता को रद्द किया और जो भारत आके रह रहे थे पाकिस्तानी नागरिक उनकी वीज़ा सस्पेंड की, आगे क्या करने वाला है और कैसा होने वाला है? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अभी से नहीं, 1947 से खराब है। और वो खराब इसलिए है क्योंकि बेसिकली जो लोग समझते नहीं है, कश्मीर कभी मुद्दा नहीं था और ना तो आगे होगा। मुद्दा आइडियोलॉजी है। कश्मीर की बात की जाती है कि कश्मीर मुद्दा है, लेकिन मुद्दा कश्मीर कभी नहीं था। मुद्दा हमेशा आइडियोलॉजी थी। और क्योंकि भारत ने अपना एक रास्ता चुना आइडियोलॉजी का कि सबको एक साथ मिलकर रहेंगे, पाकिस्तान ने अपना इस्लामिक स्टेट बनाया जो पहले 25 साल के अंदर ही ख़त्म हो गया था जब बांग्लादेश बन गया। और अभी भी जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत है वो टूट के रास्ते में जा रही है। तो मुद्दा उन्होंने बनाया अपने देश को जोड़ने के लिए कि वे कश्मीर को हम वापस लेंगे, जो कभी भी उनका नहीं था। अब जाके ये जो 22 अप्रैल का जो टेररिस्ट अटैक हुआ, मेरी अपने सोच समझ से ये भारत में सबसे खतरनाक हमला आज तक हुआ है। अभी लोग कहते हैं, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो मुंबई का हमला हुआ था 2008 का 26 नवंबर को जो अटैक हुआ था, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सर, जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद बात आई कि उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां चलाई, कलमा पढ़वाए और जो हिंदू थे उनको मार दिए, जो कलमा पढ़ लिया उनको छोड़ दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर या भारत में डिबेट छिड़ गई। एक वर्ग कह रहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता
और दूसरा वर्ग ये बोल रहा था कि उन्होंने धर्म पूछकर मारी, इसलिए इस्लाम से उसको जोड़कर देख रहे थे। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, इसको ये समझना ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों बोला मैंने, इसी कारण। जब 26/11 का हमला हुआ था, वो भारत के हृदय के ऊपर चोट मारी, वो भारत की इकोनॉमी को गिराना चाहते थे। ये पहली बार उन्होंने भारत की आत्मा के ऊपर हमला किया है। ये रिलीजियस बेसिस के ऊपर हमला किया है, जो भारत की, जिस प्रकार से पूरा भारत एक साथ चल रहा था, सभी मजहब, धर्म, कास्ट, क्रीड, सबको एक साथ लेके जो चल रहा था, वो अब इस बार उन्होंने उसके ऊपर चोट लगाई, भारत की आत्मा के ऊपर चोट लगाई। तो ये नैरेटिव तो चलना ही थी। अभी देखिए, लोग बोलते हैं कि टेररिज्म जो है वो किसी धर्म को नहीं मानता है। मैं मानता हूँ, जब टेररिज्म में फर्ज करो कोई धर्म नहीं है, लेकिन टेररिज्म का मकसद क्या है? अगर कोई अपना मकसद ये चाहता है कि हम टेररिज्म के साथ पूरे विश्व में इस्लाम लाना चाहते हैं, वो इस्लामिक टेररिज्म है, इस्लाम का टेररिज्म का धर्म है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम पूरे देश को या पूरे विश्व को कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं, वो कम्युनिस्ट टेररिज्म हुई। तो टेररिज्म उस चीज का नाम लेती है जो आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको, जो आइडियोलॉजी आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर अगर वो इस्लामिक आइडियोलॉजी बढ़ाना चाहते हैं तो टेररिज्म में धर्म है और वही उसका नाम होगा। एक और मिसाल देता हूं मैं, आप श्रीलंका की बात देखो, वहां पर एलटीटी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। वो हिंदू धर्म के लिए नहीं लड़ रहे थे, ना तो किसी और धर्म के लिए, वो तमिल्स के लिए लड़ रहे थे, इसलिए वो तमिल टेररिज्म के, उसका नाम जो दिया गया वो तमिल टेररिज्म किया गया। तो जो भी लोग किसी चीज के लिए ऊपर जिस आइडियोलॉजी के पीछे लड़ते हैं, नाम उसका आता है। अगर वो आइडियोलॉजी एक रिलीजन है तो रिलीजन का धर्म है और हमेशा रहेगा। रिलीजन का अगर वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं तो टेररिज्म रिलीजन के साथ पक्की मिल जाएगी और मिलती रहेगी। सर, उरी 2016, पुलवामा 2019 और अब पहलगाम, एक पैटर्न दिखता है। पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या लगते हैं इसके पीछे? नहीं, देखिए, ये उरी और जब बालाकोट वगैरह की हम बात करते हैं, वो अलग थे। एक तो 2019 से पहले जो हमले हुए और 2019 के बाद, इन दोनों में मैं फ़र्क देखता हूँ। 2019 से पहले जितने भी उन्होंने हमले किए, उसका सिर्फ एक मकसद था कि दुनिया में कश्मीर इशू को बढ़ाते रहना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। क्योंकि और जब भी उनके ऊपर प्रॉब्लम आते थे और जब सपोर्ट, इंटरनेशनल सपोर्ट टेररिज्म का खत्म हो या दुनिया की नज़र कश्मीर से हट जाती थी, तब कोई ना कोई चीज़ करते थे जिससे कि लोगों को पता लगे नहीं, कश्मीर भी कोई मुद्दा है। लेकिन कश्मीर का मुद्दा 2019 से पहले ही ख़त्म हो चुका था। कोई भी वर्ल्ड पावर उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन 2019 में क्या चेंज आया? उसमें चेंज आया कि जो कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, वो 100% भारत के साथ कॉन्स्टिट्यूशनली मिल गया। वैसे तो था ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि जो स्पेशल प्रोविजन उस स्टेट के लिए बनाए गए थे, और एक तरफ से हम ये साफ कह सकते हैं, उन प्रोविजन के कारण जम्मू कश्मीर की थोड़ा सा अलग हो गया था। अब वो सब खत्म हो गए। अभी भारत एक कानून एक देश उस रास्ते पे चल पड़ा है। वो पाकिस्तान से सहा नहीं गया, तो तभी से उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको तोड़ने की, वो टूटा नहीं। और पिछले 5 सालों में हमने क्या देखा कि भारत इस तरक्की के रास्ते पे चल रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गया। पाकिस्तान को बात करने की बात ही छोड़ो, कोई उसका जिक्र नहीं करता था। ये उनको बहुत चोट लगी और वापस कश्मीर को और पाकिस्तान को सेंटर स्टेज पर लाने के लिए ये टूरिस्ट के ऊपर हमला किया, जो मैं समझता हूँ उनसे बहुत भूल हुई है, क्योंकि अभी उनको ये भुगतना पड़ेगा। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है, अटारी वाघा बॉर्डर था उसे बंद कर दिया है, और मेजर जो पाकिस्तान टेररिज्म सपोर्ट को रोकने के लिए और इफेक्टिव क्या भारत एक्शन ले सकता है? अभी देखिए, ये जो 3 चीज़ें जो की हैं, ये मैं समझता हूँ वैसे ही बहुत इफेक्टिव हैं। खास करके सिंधु का पानी को जो ट्रीटी थी, जो 1960 की ट्रीटी है, वो अभी इनहेल्ड एन अबियंस कर दी है, और कंडीशन उसमें ये लगाया है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट देगा, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अभी पाकिस्तान तो कभी टेररिज्म का सपोर्ट छोड़ेगा नहीं, और उसको प्रूव करने के लिए बहुत मुश्किल है कि उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है ये
सिंधु ट्रीटी जो है ये हेल्ड इन अबियंस एक तरह से परमानेंट हो गई है। इसको अभी भारत द्वारा नहीं छेड़ेगा, बात खत्म है। इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। जितना आप मिलिट्री से कर सकते हो उससे 10 गुना ज़्यादा उनका नुकसान इससे होगा, क्योंकि उनकी पूरी एग्रीकल्चर जो है वो इन वाटर्स के ऊपर है। और जब तक थोड़ी सी उसमें वो चीज़ आ जाती है कि कोई परमानेंस नहीं है, कोई वो ये नहीं बता सकते कि कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है, वो हिचक सी रहती है प्लानिंग में, उनके लिए वही बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जो जब ट्रीटी हुई थी तो पानी का बंटवारा जिस प्रकार से हुआ वो बिल्कुल एक तरफा था। तो अभी उसकी हम सुधार करेंगे जिससे कि भारत के लिए तो सुधार हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो फ़ायदा उठा रहा था उसको अभी नुकसान हो जाएगा। अब बिलावल भुट्टो सेज कि खून बहेगा या पानी, वो तो उनकी मर्जी है। जब भुट्टो साहब अगर कहते हैं खून बहाना, तो पाकिस्तानियों का खून जितना बहाना चाहते हैं वो बहा दे, भारतीयों का नहीं बहेगा। ये बात सीधी है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम है। भारत नहीं चाहता है युद्ध होगा, लेकिन अगर युद्ध करना चाहता है पाकिस्तान तो उसको इस प्रकार का जवाब मिलेगा कि पहले तो 2 हिस्से हुए थे 171 में, अभी उनके 4 हिस्से हो जाएंगे। क्या भारत सरकार के और मिलिट्री के जो एक्शंस दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म के ऊपर? देखिए, एक्शन होगा इसमें कोई शक नहीं होगा, मिलिट्री एक्शन होगा इसमें भी कोई शक नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कब होगा ये। क्या ये एक्शन आज होगा, कल होगा, 1 हफ्ते के बाद होगा, 1 महीने के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा? समय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल, जो हमारे मिलिट्री अधिकारी हैं, सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष और CDS, इन चारों को बता दिया है, बिल्कुल साफ बता दिया है कि एक्शन होगा। उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, तो पॉलिटिकली ये क्लियर है। मिलिटरीली जब भी ये करना चाहते हैं ये करेंगे तो होगा। बालाकोट से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। क्या एक सर्विस करेगी? हो सकता है। क्या तीनों करेंगी? हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन ये होगा और पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारत का जवाब 10 गुना ज़्यादा होगा, और फिर से रिटेलिएट करेगा तो ऑल आउट वॉर हो जाएगा। उनके ऊपर है। अगर वॉर होती है तो रसिया, USA, चाइना, इनका क्या रिस्पॉन्स होने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ चीन का रवैया क्या होगा। कई लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ जाता है तो चीन भी युद्ध के बीच में आ जाएगा। ये बात सही नहीं है। अगर ये युद्ध होता है तो चीन युद्ध से बाहर रहेगा। वो अपनी तरफ से पॉलिटिकल आवाज़ और डिप्लोमेटिक तरीके से जो भी करना चाहता है करे, लेकिन युद्ध के बीच में उसके सोल्जर्स युद्ध के अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब है हमारा बॉर्डर चीन के साथ खुलने वाला नहीं है, लेकिन चीन पूरा सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, हथियार देगा, एमुनेशन देगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, कम्युनिकेशन सपोर्ट देगा, वो सब उसको करेगा। बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे उनके। इसका मतलब चीन के सोल्जर्स उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन फर्ज करो अगर भारत के और चीन के बीच में अलग से किसी कारण हमला हो गया तो पाकिस्तान ज़रूर उसके बीच में आ जाएगा। वो फ़र्क है। तो अगर भारत और चीन का हमला होता है, चीन के सोल्जर्स ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान भी उसका फ़ायदा उठा के अपने सोल्जर्स को भेजेगा अपना काम करने के लिए। लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध में चीन के सोल्जर्स बीच में उनकी फौज सेना नहीं आएगी। USA का बड़ा अजीब सा रहा है भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी संबंध। उनके रक्षा सहयोग पाकिस्तान के साथ भी है और भारत के साथ भी है। उनका क्या रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका की बात है वो बीच में नहीं आएगा। वो एक तरफ से शांति दूत बनने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा लड़ाई बुरी है, इसको बंद करो, लेकिन वो रोकेगा भी नहीं। जो चल रहा है उसको चलने देगा, लेकिन आवाज़ें जरूर उठाएगा कि युद्ध को बंद करो। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इसके बीच में आएगा या यूरोप इसके बीच में आएगा। ये युद्ध जो होगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, अगर होता है तो। और दुनिया की और कोई ताकतें नहीं आएंगी। कुछ जो भारत को सपोर्ट करती है वो सपोर्ट चलता रहेगा, लेकिन वो मिलिट्री सपोर्ट होगा, लॉजिस्टिक्स होगा, मटेरियल होगा। जैसे कि फ़र्ज़ करो इजराइल सपोर्ट करती है तो इजरायली सैनिक भी भारत की मदद में नहीं आएंगे, लेकिन उनका इक्विपमेंट आएगा, एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, ड्रोन्स वगैरह वगैरह, उस प्रकार का सपोर्ट आ सकता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान को 2 देशों से सपोर्ट मिलेगा, एक चीन से मिलेगा और एक टर्की से मिलेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बीच में आएगा। बांग्लादेश कभी कभी आवाज़ें उठाता है, लेकिन बांग्लादेश इनसिग्निफिकेंट है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अफगानिस्तान के साथ भी भारत के संबंध पिछले दिनों अच्छे हुए हैं और वहाँ बेस्ड जो तालिबान पाकिस्तान ग्रुप्स हैं
वो भी काफ़ी एक्टिव है। अगर वॉर होती है तो उनका क्या रहेगा पाकिस्तान के साथ? मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि अगर वो युद्ध छिड़ जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो मुझे लगता है पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा, और जो ड्यूरेंट लाइन जो बॉर्डर बनाया था 100 साल पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो मुझे लगता है उसको रद्द कर देगा। तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान बॉर्डर में बढ़ जाएंगे, और इंटरनली उनके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बलूचीज जो हैं वो वैसे ही आज़ादी चाहते हैं, वो उठ पड़ेंगे। पश्तून चाहेंगे अफगानिस्तान के साथ मिलने के लिए, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग वैसे ही दुखी हैं। तो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर वो युद्ध के रास्ते पे गया तो। क्या फिर से 1971 वाला हो सकता है, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, फिर पाकिस्तान के भी बलूचिस्तान अलग हो सकता है इस टाइम? ये आगे तो कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि बलूचिस्तान अलग हो सकता है। एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अलावा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छिड़ी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत ने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स बैन कर दिए हैं, और इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला? और भारत में भी कई जो इन्फ्लुएंसर हैं वो जो इसको अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे थे, उनको भी बैन किया है। ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल लड़ाई सिर्फ हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई जो है वो अपने दिमाग में लड़ी जाती है, मन में लड़ी जाती है, माइंड में लड़ी जाती है जिसको कहते हैं, और वहाँ पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत मायना रखता है। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नैरेटिव से चलती है, और ये नैरेटिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। एक तरफ से जो भारत के अंदर, भारत को मैं समझता हूँ इसके काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर में ही हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार की नैरेटिव चला रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। लेकिन इस प्रकार का प्रॉब्लम आप देखिए पाकिस्तान में भी है, वहाँ पर भी लोग अपने अपने नैरेटिव चला रहे हैं जो सरकार के विरुद्ध है। तो ये नैरेटिव वॉरफेयर दोनों तरफ से चलता रहेगा। भारत भी इसकी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं। तो इस समय पर जो मौजूदा स्थिति है, इस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी साइड को फ़ायदा हो रहा है नैरेटिव वॉरफेयर का। लेकिन जब आप इंटरनेशनली देखें तो भारत का पक्ष मुझे लगता है बहुत मजबूत है। इसलिए नहीं क्योंकि हम नैरेटिव चला रहे हैं, इसलिए क्योंकि टेररिस्ट का हमला भारत के ऊपर हुआ, तो पूरी दुनिया जानती है वो टेररिस्ट का हमला हमारे ऊपर हुआ है। कवरेज को अगर हम देखें तो बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने टेररिस्ट अटैक नहीं लिखा, मिलिटेंट अटैक लिखा। तो ये जो ग्लोबल नैरेटिव सेटिंग है, इसको भारत कैसे काउंटर करे? ये जो जहाँ तक अमेरिका की बात है, और उनके जो वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, अमेरिका ब्रिटेन की बीबीसी है, ये इनका नैरेटिव पहले से ही भारत के विरुद्ध किया है। ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और एक तरफ से वो उस प्रकार का नैरेटिव चलाना चाहते हैं कि भारत हमेशा कमज़ोर रहे। वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत टूटे, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत इतना स्ट्रॉन्ग न बने कि उनका कॉम्पिटिटर आगे वाले सालों में बन जाए। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम, जैसे कि बेशक हम जानते हैं अमेरिका हमारा दोस्त है, यूरोपियन EU में हमारे सब दोस्त हैं, डेमोक्रेसीज हैं, हम UK हमारा दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती एक हद तक ही है। कोई भी उनमें से ये नहीं चाहता कि भारत एक डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बने, क्योंकि एक बार आप स्ट्रॉन्ग एक डेवलप्ड इकोनॉमी, आप पावरफुल होंगे, इकोनॉमी आप पावरफुल होंगे अपने मिलिट्री में, तब आप डायरेक्टली उनके कॉम्पिटिटर बन गए, और वो कॉम्पिटिशन नहीं चाहते हैं, राइट? तो ये तो हमारी एक दोस्ती भी रहेगी और ये कंपटीशन भी रहेगा, और वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। बाकी देश हैं जैसे चीन वगैरह हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, या पाकिस्तान भी नहीं चाहता है। तो वो बातें तो चलती रहेंगी, ये नैरेटिव भी चलते रहेंगे, लेकिन इसका इस समय पर मुझे नहीं लग रहा है किसी भी साइड को कोई खास फर्क हो रहा है। अगर ऑल आउट वॉर हो जाए तब फिर देखेंगे नैरेटिव आगे कैसे बनेगी। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन ने कहा कि पहलगाम हमले को मिलिट्री प्रिसीजन प्लांट ऑपरेशन है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्मी और ISI की इन्वॉल्वमेंट थी, और आपके एक्सपीरियंस LET TRF जैसे टेरर ग्रुप्स की पाकिस्तानी मिलिट्री का सपोर्ट कितना डीपली लगता है? ये जो जनरल ढिल्लन ने बताया, ये बिल्कुल सही बताया है। ये जिस प्रकार के ऑपरेशन इधर हुए हैं, ये बगैर डिटेल्ड मिलिट्री प्लानिंग से नहीं हो सकते, और लश्कर तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये डायरेक्टली ISI इनको कंट्रोल करता है। और जो TRS जिसने अभी हमला किया, वो
लश्कर तैयबा का ही हिस्सा है, वो कोई अलग नहीं है, आप उसको लश्कर तैयबा ही कह सकते हैं। तो उसका ऑफशूट है, उन्होंने नाम सिर्फ बदली किया है इंटरनेशनल ओपिनियन को ये बताने के लिए कि कश्मीरी लोकल रेजिस्टेंस है। ये लोकल रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, कश्मीर कभी भी मुद्दा नहीं था, उसको मुद्दा बनाया गया है। मुद्दा आइडियोलॉजी है, और इस प्रकार के पाकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट है। ये जो प्लानिंग हुई है, ये 3 लोगों की तरफ से हुई है। एक तो जो DGISI है, जनरल मलिक उनका नाम है, दूसरा उनके सेनाध्यक्ष और आसिम मुनीर, और तीसरा जो है, क्योंकि जब इन दोनों ने अपनी प्लान बनाई तो फाइनल इजाज़त उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से ली। शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल है। तो 3 लोग शामिल हैं इसमें, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है, आसिम मुनीर जो उनके सेनाध्यक्ष हैं, और आसिम मलिक जो उनके DGISI है, और अभी मेरे ख्याल से कल या परसों उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी बना दिया गया है। इन तीनों की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनके छत्र छाया में ही ये प्लानिंग बनी, उनके अप्रूवल से ही ये एक्शन हुआ है, और मुझे लगता है नतीजा इन तीनों को भरना पड़ेगा। पिछले दिनों उनके रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि आतंकवाद पाकिस्तान पिछले 30 वर्षों से USA और UK कंट्रीज के करने के कारण यह गंदा काम कर रहा है। देखिए, जब ये अफगानिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका भी बीच में आ गया, और फिर ये जो तालिबान वगैरह ट्रेन हुए वो पाकिस्तान में हुए। लेकिन पाकिस्तान इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि भाई अमेरिका लड़ रही, पैसे तो पाकिस्तान दे रहा था। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बेची उसके लिए। टेररिस्ट पाले, लेकिन पैसा लेके पाले। ये फ्री में कोई काम नहीं किया उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके लिए ये काम कर देंगे और ये पैसा हमको दो। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिया, पाकिस्तान ने काम कर दिया। तो वो ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने करवाया तो पाकिस्तान नहीं। जिम्मेवारी 100% पाकिस्तान की है। वो एक आज़ाद मुल्क था, वो मना कर सकता था, उसने मना नहीं किया, तो प्रॉब्लम उसकी है। आपने इमर्जिंग रीजनल थ्रेट्स जैसे बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ पोटेंशियल अलाइनमेंट हाईलाइट किया है। पहलगाम के बाद साउथ एशिया का ब्रॉडर जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? ये मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये सुधरने वाला है। प्रॉब्लम सिर्फ साउथ एशिया में 2 देश कर रहे हैं, एक पाकिस्तान और अभी शुरू हुआ है बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश बहुत ज़्यादा देर इस प्रकार से चल नहीं सकेगा। जो बांग्लादेश ने अपनी आइडियोलॉजी बदली करने की कोशिश की है और पाकिस्तान के रास्ते में चलने की कोशिश कर रही है, उनको अभी देखिए रेजिस्टेंस शुरू हो गया बांग्लादेश में। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये यूनस साहब की जो हुकूमत है वो ज़्यादा देर टिक सके। वो ख़त्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। ये कितनी जल्दी होते हैं ये मैं कह नहीं सकता हूँ। हो सकता है इस जून में ख़त्म हो जाए या इस साल के अंत तक, लेकिन उससे ज़्यादा चलने वाली नहीं है ये। मैं समझता हूँ बेसिकली प्रॉब्लम एक बार जब पाकिस्तान सुधर जाएगा, वो अगर युद्ध के बाद या और टूटने के बाद, मैं समझता हूँ पूरा साउथ एशिया संभल जाएगा। और एक बार साउथ एशिया संभल गया तो पूरा ये जो इस प्रकार का एशिया कॉन्टिनेंट है, ये एक तरह से मैं कहता हूँ ये पूरी यहाँ पर शांति आ जाएगी। आगे की राह क्या हो सकती है कश्मीर में आतंकवाद को लेकर? भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, क्योंकि बहुत दिनों से है और बहुत नुकसान हुआ है भारत को इससे। नहीं, देखिए ये आतंक की लड़ाई जो है, अगर आप ब्रिटेन का मिसाल लो, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ वो लड़ते थे, वो तो 100 साल तक चलती रही। ये मामला और चलेगा, लेकिन अब खत्मे के रास्ते पे आ गया है। जब तक 370 था ये कभी समाप्त हो नहीं सकता था। 370 हटा, उसके हटने की अभी पूरी वो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स थे वो हट गए हैं। बेशक ये टेररिस्ट हमला हुआ मानते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक उग्रवाद वहाँ पर चलने वाला नहीं है। जैसे नक्सल भी अभी ख़त्म हो रहा है, ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट तकरीबन सुधर ही गया है। तो मैं समझता हूँ भारत की सिक्योरिटी क्लाइमेट जो है बहुत ही जल्दी एक पूरी तब्दीली होने वाली है। और कश्मीर, नक्सल एरिया और नॉर्थ ईस्ट तीनों जगह पूरे शांतिपूर्वक होंगे।